नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, बहुत बिग ब्रेकिंग, बहुत बड़ी न्यूज के साथ मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। और ये जो बड़ी न्यूज है, ये बड़ी न्यूज बहुत ज़्यादा आपको जो है खुशी प्रदान करेगी, क्योंकि ये न्यूज जो है आ रही है सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से। ठीक है। और ये जो है, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022। काफी दिनों से इंतजार था उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी का, जो कि आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन ये जारी हो चुका है। इसे चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या आपके पास जो है क्या क्या आपको तैयार होना चाहिए, क्या क्या आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित अधियाचन पत्र संख्या DG 4308-02/2017 दिनांकित 1/2/2021 एवं DG 4 ये जो है दिया गया है। श्रेणीवार विवरण निम्नवत है को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। और यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, ये है सहायक परिचालक की। तीन जो है आज नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और तीन प्रकार की वैकेंसियां आई हैं। और ये जो एक प्रकार की वैकेंसी है, इसमें सभी लोग लगभग आप ये मान सकते हैं, आप सभी लोग, क्योंकि कोई इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, तो आप सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा। एक में जो है 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए जो है डिप्लोमा चाहिए, और एक जो वैकेंसी है उसमें 2 वर्ष के लिए ITI वगैरह इनका डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर केवल इंटरमीडिएट से काम चल जाएगा, इसलिए इसे सबसे पहले देख लेते हैं। अनारक्षित 552, अनरिजर्व कैटेगरी UR कैटेगरी की 552 सीटें हैं, 137 सीटें EWS की। और ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है, कोई बहुत छोटी बहुत कम सीटें नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर 370 सीटें OBC के लिए। अनुसूचित जात 228 और अनुसूचित जनजाति के लिए 288 सीटें हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सापेक्ष क्षैतिज हॉरिजॉन्टल जो है आरक्षण यहाँ पर को कौन कौन से लोगों को मिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 27 पद, भूतपूर्व सैनिक जो है 68 पद, महिलाओं के लिए 274। देखिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर भी अलग से दिया गया है, 274 पद हैं, तो महिलाओं को यहाँ पर अलग से इसमें आरक्षण मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया जा रहा है कि पंजीकरण आरंभ होने की तिथि, कब से पंजीकरण आरंभ होगा? 20 जनवरी 2022 से पंजीकरण आरंभ हो जाएगा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी लास्ट डेट है, 28 फरवरी, यानी फरवरी पूरा आपके पास महीना रहेगा अपना आवेदन करने के लिए। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 और 28 फरवरी 2022 ही है आवेदन पत्र को सबमिट करने की अंतिम तिथि। आवेदन शुल्क जो है 400 रुपए लिया जाएगा इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को, सभी से लिया जाएगा, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो। ठीक है, चाहे EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC ST हो और चाहे ही UR कैटेगरी हो, सभी से लिया जाएगा। कितने रुपए? 400 रुपए। और यहाँ पर देख लेते हैं कि अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है पहले से, इन पर डिस्कस नहीं करते। देखते हैं कि आपके पास शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, जो कि मुख्य है। शैक्षिक अर्हता में अगर देखा जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिकी एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल के बाद 10th के बाद ITI कर लेते हैं, 10th के बाद ITI कर लेते हैं, तो ये मान्य होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ऐसा हुआ है कि ITI को 12th के समकक्ष मान लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और सब्जेक्ट आपके क्या क्या होने चाहिए? भौतिक एवं गणित होने चाहिए, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। अगर आप ये आपके इंटरमीडिएट में भौतिकी और गणित था, तो आपका चयन यहाँ पर, चयन का मतलब यह है कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि 28/2/2022 तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। जिन लोगों को 28 फरवरी के पहले पहले अगर आपका 12th कंप्लीट हो जाता है, आपके पास 12th या ITI जो भी आप कर रहे हो उसकी मार्कशीट आ जाती है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अपीयर हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए
और कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। पॉइंट नंबर 2, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अगर आप इनमें से कोई भी गलत चीज प्रस्तुत करते हैं तो उसे बोर्ड जो है हटा सकता है। अधिमान्य अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर 4.4 के अधीन वरीयता प्राप्त प्रदान की जाएगी। DOE-ACC NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यह होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोड बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ये जो है अधिमान्य अर्हताएं हैं। ठीक है, आयु में अगर देखा जाए तो भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 22 वर्ष से अधिक आयु का न हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 1/7/2000 से पूर्व तथा 1/4/2000 के बाद 2004 के बाद न हुआ हो, यानी 2000 से पहले का जन्म न हो और 2004 के बाद का न हो। ठीक है, तो यहां पर 18 वर्ष की आयु जो है, यहां पर क्या दिया गया है कि 1/7/2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त की हो। ठीक है, परंतु यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष तक अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय लागू अधिनियमों में अथवा लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट की जाए। तो जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों को यहाँ पर कुछ छूट मिलेगी, उसी के संबंध में ये लिखा गया है। चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि यहाँ पर वैकेंसी आउट हो चुकी है। अगर शारीरिक स्वास्थ्यता की बात करी जाए तो यहाँ पर मेडिकल होगा, तो मेडिकल में आपको क्वालिफाई होना है, जिसके बारे में जिसके संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2005 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा। जो भी इनकी नियमावली थी 2015 में है, नियमावली 2015 में जो भी इनकी थी नियमावली, उसी के तहत किया जाएगा। परीक्षा ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों को वस्तुनिष्ठ प्रकार एक प्रश्न पत्र होगा। वस्तुनिष्ठ होगा यानी बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होगा। सामान्य हिंदी 100 नंबर की आएगी, विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान 100 नंबर का आएगा, संख्यात्मक मानसिक योग्यता 100 नंबर की आएगी, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग आप कह लेते हैं इसे मोटा मोटा तौर पर 100 नंबर का आएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी 2.5 घंटे की होगी, यानी 150 मिनट जो है आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा 150 मिनट, और 400 अंकों की परीक्षा होगी। 400 अंकों की परीक्षा के लिए आपको 150 मिनट मिलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को या एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। कितने अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते हैं और कितनों का लिखित परीक्षा करानी है उसके हिसाब से कराया जाएगा। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी के प्राप्त अंकों का प्रसामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए भी तैयार रहिए, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये होगा कि बहुत सारे बच्चे वाकई में जो है अप्लाई करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन निश्चित तौर से होगा और कई पालियों में जो है परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, आगे अगर बात की जाए ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल, प्रत्येक विषय में 50% भर्ती के पात्र नहीं होंगे। इसमें देखिए ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा होगी ये भी इसमें दे दिया गया है। आपको तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। जैसे पिछली बार जो है दरोगा भर्ती, इस बार वाली दरोगा भर्ती में 35% था, लेकिन पिछली बार वाली में 50% था, और वही यहाँ पर भी फॉलो किया जा रहा है कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक जरूरी है। विफल रहने पर अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द या अंक का आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहेगा। नॉर्मलाइज्ड स्कोर के तहत 50% अंक आपके होने चाहिए हर सेक्शन में, यानी सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, मूल प्राप्त अंकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 50% नहीं होंगे वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं पाए जाएंगे।
ठीक है, ये यहाँ पर एक बात कही गई है, यानी हर सेक्शन में 50% आपको लाना अनिवार्य है। तो जब हर सेक्शन में 50% है तो ओवरऑल भी 50% प्लस ही लाना अनिवार्य है, ये आप मान सकते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर है, यानी जो ऊपर दिया गया है उसी हिसाब से पाठ्यक्रम यहाँ पर आपको दिया जाएगा या फिर दिया गया होगा। इसी में देखते हैं आगे क्या क्या दिया गया है। जो ऊंचाई आपकी दी गई है, क्योंकि जो पीएसटी होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ये क्या होगा, सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 160 सेंटीमीटर का प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है ऊंचाई के लिए। सीना सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए जो है ऊंचाई सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि नॉर्मल पुलिस के एग्जाम में या पुलिस के जो भी है उसमें रहता है, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। वजन के बारे में दिया गया है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम से आपका वजन कम नहीं होना चाहिए। अब देखो कि आगे यहाँ पर दिया गया है जो भी चीजें, और शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होने वाला है देखते हैं कि पुरुषों का जो है, जब परीक्षा में आप पुरुष शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद पुरुष अभ्यर्थी हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में 28 मिनट समय मिलेगा। 4.5 से ज्यादा है यानी 5 से कम 4.8 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी, जो कि दरोगा भर्ती में भी है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते भर्ती के लिए पात्र नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं आगे। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि एवं व समय की सूचना यथा समय असूचित की जाएगी, सही समय से बताई जाएगी आप सभी को। और ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है uppbpb.gov.in, है ना। तो इसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं। चयन तथा अंतिम श्रेष्ठता सूची ये दिया गया है कि चयन किस आधार पर किया जाएगा। बाकी सारी चीजें जो यहाँ पर दी गई हैं, चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण होगा, आरक्षण व आयु सीमा में छूट के बारे में बताया गया है कि इन्हें कितना आरक्षण मिलेगा और किस हिसाब से होगा। सारी चीजें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है इस पर दी गई हैं, तो आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो यह वीडियो देखने के बाद भी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर के आता रहता हूं लगातार। तो इस तरह की वीडियो लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि लाइक कर सकते हैं वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।